हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले 2-3 दिन से कुछ क्लास वगैरह फिजिक्स की नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कुछ पर्सनल हेल्थ इशू होने के कारण क्लासें आपकी नहीं लग पाई थी। तो कोई बात नहीं, अब से आपकी क्लासेस रेगुलर फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? हमने स्टार्ट किया था चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हमने बात की थी आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की। आवेश की बात कर ली थी, आवेश के मूलभूत गुणधर्म की बात कर ली थी, आवेश के क्वांटीकरण की बात की थी, और आवेश के क्वांटीकरण पर हमने पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, तो आज के टॉपिक क्या है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम बात करेंगे आवेश के संरक्षण की सबसे पहले, उसके बाद आवेश की निश्चलता की, और उसके बाद आवेश की योज्यता की। क्योंकि आपको पता है आवेश के 4 मूलभूत गुण होते हैं। क्या होते हैं? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की निश्चलता और आवेश की योज्यता। ये 4 मूलभूत गुण होते हैं आवेश के, जिसमें से हमने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बात कर ली थी, सबसे इंपॉर्टेंट है। आज इनके बारे में बात करने के साथ साथ फिर हम आवेशन की विधियां भी आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आज के लेक्चर के साथ ही हम आवेश के भाग को पूरा कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे कूलाम बल की। ठीक है, तो इस चैप्टर के 3 भाग हैं, एक तो आवेश, फिर कूलाम बल, फिर विद्युत क्षेत्र। 3 पार्ट है इसके। ठीक है, तो हम, और उसके बाद फिर विद्युत फ्लक्स हो रहा है, तो चौथा 4 पार्ट है इसके। ठीक है, तो अभी हम इसके फर्स्ट पार्ट को आज कंप्लीट करके कल से हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे, कूलाम बल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है जितना आप, जो पहले था, जितना पहले था उतना का उतना बाद में। मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपए दिए। देखिए, मान लीजिए मैंने आप में से 3 बच्चों को 10 रुपए दिए। मैंने रोहन को 10 रुपए दिए, ठीक है, मैंने सोहन को 10 रुपए दिए, मोहन को 10 रुपए दिए, तीनों को 10-10 रुपए दिए। ठीक है, अब रोहन ने 10 रुपए लेकर गुल्लक में डाल दिए। ठीक है, मोहन ने हाथों हाथ इसको 10 रुपए की कचौड़ी खा ली, और सोहन ने 10 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में जमा करा दिए। अब रोहन के बाद पास अगले साल भी 10 रुपए गुल्लक में, मैंने अगले साल 1 साल बाद पूछा भी रोहन के पास कितने रुपए, उसने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं। और बाकी दोनों के पास, एक ने 10 रुपए पूरे खर्च दिए तो उसके पास 0 रुपए थे, और एक ने बैंक में जमा करा दिए तो उसके पास हो गए 12 रुपए। ठीक है, अब इसके रुपए भी संरक्षित नहीं रहे, क्योंकि 10 से 0 हो गए। जिसने अपने रुपए 10 से 12 कर लिए उसके भी रुपए संरक्षित नहीं रहे, लेकिन जिसके रुपए अभी भी 10 के 10 ही हैं वो संरक्षित होता है। ठीक है, तो आपके अगर वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तब भी वो संरक्षित नहीं है। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है तब भी संरक्षित नहीं है, उतनी की उतनी रहनी चाहिए। जैसे किसी वस्तु पर आवेश संरक्षित रहता है का मतलब है किसी वस्तु पर आवेश जितना है ना उतना ही रहता है। ठीक है, आवेश का संरक्षण है, किसी का भी संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है कि ऊर्जा को, संरक्षण का मतलब होता है कि ना आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, मतलब ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। आवेश का भी ऐसा ही है, आवेश को भी आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना नष्ट कर सकते हो, ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। तो इसका मतलब आवेश क्या रहता है? संरक्षित। ये इसका पहला हमारा नियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आवेश के संरक्षण नियम की। तो यहां पे लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं फिर? आवेश का नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या कर सकते हैं? क्वांटीकरण में पढ़ा था, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यही आवेश का संरक्षण होता है। तो मतलब आवेश को हम क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। किस प्रकार से, इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन के अंदर भी आवेश संरक्षित रहता है। तो पहला एग्जांपल है, यहां पर लिखेंगे, उदाहरण हमारे आते हैं, तो यहां पे लिखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। कैसे रहता है? देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखिए, यूरेनियम जो नाभिक होता है ना, वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, अस्थायी। अब यूरेनियम नाभिक पर जैसे ही न्यूट्रॉन को हम टकराते हैं, एक न्यूट्रॉन, आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो यूरेनियम नाभिक पर जब हम न्यूट्रॉन की टक्कर करते हैं तो वो यूरेनियम नाभिक क्या करता है, वो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके, पढ़ा होगा आपने नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, शायद 9th-10th में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अभी हमारे फिजिक्स में हम आगे नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप अच्छी तरह से देख लेना कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि जो यूरेनियम का नाभिक होता है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। अब जब वो एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो वो इतना ज्यादा अस्थायी हो जाता है कि वो दो भागों में टूट जाता है, एक तो क्रिप्टॉन में और एक बेरियम में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का टूटना, किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी सिद्धांत का उपयोग हम एटम बम में, न्यूक्लियर बम में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में भी अगर हम आवेश के संरक्षण को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन में आवेश किस प्रकार से संरक्षित रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाते हैं अपन यूरेनियम। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है आवेश, आवेशों की संख्या, आवेश का मान। ठीक है, देखते रहना। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है, किसी भी परमाणु के क्रमांक का मतलब होता है कि उसमें कितने धनात्मक या कितने ऋणात्मक आवेश हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक है यूरेनियम का 92, इसका मतलब 92 यूरेनियम के पास कितने धनात्मक आवेश हैं? 92 धनात्मक आवेश हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यूरेनियम 235 में मैंने न्यूट्रॉन की बौछार की, या न्यूट्रॉन को इसको अवशोषित करवा दिया, तो ये अस्थायी नाभिक बन गया, और ये बन गया 92 यूरेनियम 236। अब ये 92 यूरेनियम 236 के ऊपर लिख देंगे अस्थायी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा देखिए तब करेंगे जब हम नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि इस प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन में आवेश किस प्रकार संरक्षित रहता है। तो ये 92 यूरेनियम 236 अब दो पार्ट में टूट जाएगा। एक तो 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92, साथ में इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और ऊर्जा भी निष्कासित होती है। तो यहां पर क्या करना चाहते हैं, देखिए हम, कि विखंडन से पूर्व कितना आवेश था, विखंडन से पूर्व, ये विखंडन नहीं हुआ था तब कितना आवेश था, और ये विखंडन मतलब दो भागों में जब टूट गया, विखंडन हो गया, इसके पश्चात कितना आवेश है। तो यहां पे लिखेंगे विखंडन के पश्चात आवेश,
विखंडन के पश्चात आवेश। तो विखंडन से पूर्व आवेश कितना है, तो देखिए ये परमाणु क्रमांक कितना है 92, यहां पे कितना है 92, 92 प्लस 0 92, यहां पे कितना है 92। तो विखंडन से पूर्व आवेश है 92, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 92। तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश होता है Ne, Q बराबर Ne, क्वांटीकरण में पढ़ा होगा सबने, Q बराबर Ne। तो संख्या कितनी आ गई 92, आगे लगा देंगे E, तो कितना आवेश आ गया 92 E। विखंडन के पश्चात कितना आवेश है 56 प्लस 36। देखिए न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता, देखो 0 है, 0 इंटू 3 0 होगा। और ऊर्जा के पास कोई आवेश नहीं होता, 56 प्लस 36 कितना आ गया, विखंडन के पश्चात आवेश कितना आ गया 56 प्लस 36, ये भी कितना आ गया 92। ठीक है, 92 के आगे लगा देंगे E, क्योंकि Q बराबर कितना होता है Ne। तो देखिए विखंडन से पूर्व आवेश भी कितना था 92 E, और विखंडन के पश्चात भी आवेश कितना है 92 E। तो यहां से हमारे क्लियर होता है कि जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में, और इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम ग्लास में नमक को डालते हैं और जब घोलते हैं तो नमक अपने आयनों में टूट जाता है, जैसे NaCl होता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यहां पे लिखेंगे नमक के आयनीकरण में, सेकंड उदाहरण लेंगे कि नमक के आयनीकरण में आवेश संरक्षित रहता है। देखिए किस प्रकार करेंगे, जब नमक को हम पानी में डालते हैं, घोलते हैं, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखिए आयनीकरण से पूर्व आवेश कितना था, तो पूर्व आवेश यहां पर NaCl के पास कोई आवेश नहीं था, तो 0। और आयनीकरण के पश्चात इसके पास आया एक प्लस का मतलब इस पे आवेश आ गया प्लस E, और इसके पास एक माइनस मतलब माइनस E। तो कुल आवेश अभी जोड़ोगे प्लस E माइनस E, तो कितना आ जाएगा 0। तो पूर्व आवेश भी कितना था 0, बाद में भी कितना आया 0। तो यहां भी आवेश क्या हो गया संरक्षित। तो ये भी आवेश के संरक्षण का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, ओके। एक उदाहरण आप देखिए, उसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन प्रक्रिया, पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, देखें हम अगर लेबोरेटरी में हैवी मेटल या भारी धातु पर, भारी धातु हैवी मेटल पर अगर हम गामा किरण की बौछार करते हैं, गामा किरण, ठीक है, गामा किरण कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक्स रे, गामा रे सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या जो तरंग किरण होती है वो गामा किरण ही होती है। ठीक है, तो गामा किरण की बौछार हमने किस पे करा दी, भारी धातु पे, गामा रे। लेकिन गामा किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो आवेश कितना है इस पर 0। तो जब भी हम गामा किरण की भारी धातु पर टक्कर करते हैं किसी लैब में, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है, तो एक पेयर बन गया ना, युग्म बन गया, तो इसलिए इसको बोला युग्म उत्पादन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे गामा किरण द्वारा इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का निर्माण, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का निर्माण युग्म उत्पादन कहलाता है, और इस प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है, युग्म उत्पादन कहलाता है। देखिए यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है कि यहां पर गामा रे एक ऊर्जा है, गामा किरण के पास कोई भी द्रव्यमान नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये केवल ऊर्जा है।
और यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 की घात -31, ठीक है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन क्या होता है भाई? पॉजिट्रॉन भी एक कण होता है, ठीक है, जो कभी किसी बहुत ही रेयर पार्टिकल है, बहुत ही रेयर रिएक्शंस में ये निकलता है, ठीक है। ऐसे ये नॉर्मली नहीं पाया जाता है। नॉर्मली तो आपको होता है दुर्बल जो बाह्य कक्षक होते हैं उसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कभी कभार यहां पर जो बहुत ही दुर्लभ अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है, कौन? पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इस पर द्रव्यमान क्या होता है, इस पर आवेश क्या होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पॉजिट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन क्या होता है। कई ये समझते हैं कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर एक बार देखिए, मैं दोनों को आपको इसको बताता हूं कि भाई पॉजिट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, अच्छी तरह देख लीजिए। तो यहां लिखता हूं पॉजिट्रॉन, यहां लिखता हूं प्रोटॉन और यहां लिखता हूं मैं इलेक्ट्रॉन। सबके बारे में देख लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा माइनस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई? -1.6 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 10 की घात +19 कूलम। और पॉजिट्रॉन पे आवेश कितना होता है? देखो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव, तो पॉजिट्रॉन पे भी जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? कितना होता है? 1.6 10 की घात -19, तो प्लस होता है ये भी, ठीक है। तो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन आवेश के मामले में तो एक ही बात है। प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है, आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है बस, ठीक है। ये याद रखना, कभी ना भूलना। आगे ही बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको याद रखना पड़ेगा, 9.1 10 की घात -31 kg। एक दो बार पहले भी बता रखा है लेक्चर्स में। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान ही बता रखा है, 1.67 10 की घात -27 kg। प्रोटॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1037 गुना, सॉरी 1837 गुना ज्यादा होता है द्रव्यमान में। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है। मतलब 1837 अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक प्रोटॉन बनता है। समझ रहे हो बात आप? ओके। अब पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, 9.1 10 की घात -31 kg। तो देखिए द्रव्यमान के मामले में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। और पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। बस पॉजिट्रॉन का और प्रोटॉन का आवेश समान है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है। तो ये सबको बात इनमें डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग होते हैं, सबको इनके मान पता होने चाहिए। तो गामा किरण जब भी किसी भारी धातु पर गिरती है तो एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। तो क्या बोला हमने? युग्म का उत्पादन होता है। अब गामा किरण तो ऊर्जा है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक कण है, ठीक है, पार्टिकल है। पार्टिकल कण मतलब जिनका द्रव्यमान होता है, जिनके पास द्रव्यमान होता है वो कहलाते हैं द्रव्य, है ना। तो ऊर्जा क्या द्रव्यमान में बदल सकती है? ऐसा होता है कभी? एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? पार्टिकल के अंदर या मास के अंदर। ऊर्जा, यहां पे ऊर्जा है और इनके पास द्रव्यमान है, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल गई। तो हां, ऐसा हो सकता है। और ये सबसे पहला यहां पर हमारा प्रयोग हुआ था लेबोरेटरी में, लगभग 1981 के आसपास, जिसमें यहां पर ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला था। और जो आइंस्टीन ने अपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में बताया था, E = mc² में, कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, और प्रकृति ऐसा करती भी रहती है, लगातार ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो यहां से हमें यह बात भी समझ में आती है, लेकिन इस प्रक्रिया में भी आप देखो कि क्या हो रहा है, आवेश संरक्षित रह रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश है? -1.6 10 की घात -19 कूलम,
और पॉजिट्रॉन के पास कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलाम और प्लस 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलाम, तो कुल आवेश फिर भी कितना आ जाएगा? 0। तो कुल आवेश पहले भी कितना था? इस युग्म उत्पादन से पूर्व कितना था? 0। बाद में भी कितना आया? 0। तो युग्म उत्पादन अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है, लेकिन हमने ये कहा था आवेश के संरक्षण में कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हमने आवेश को उत्पन्न तो कर लिया। देखिए पहले यहां पे गामा किरण थी, इसके पास आवेश था क्या? नहीं था, लेकिन हमने देखो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न तो कर लिया और पॉजिट्रॉन को भी उत्पन्न कर लिया, क्रिएट किया ना लैब में हमने। तो बात तो सही है, लेकिन दोनों को जोड़ा अगर तो कुल आवेश कितना आया? 0। तो इसका मतलब हम आवेश को उत्पन्न तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा युग्म में उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बनाओगे ना कभी, तो आपके साथ पॉजिट्रॉन ही बनेगा, ताकि उसी आवेश, नेगेटिव आवेश को वो 0 कर सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आवेश को उत्पन्न भी कर सकते हैं, और अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखोगे आप नष्ट भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था पहले? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। अब बोल रहा हूं मैं आवेश को उत्पन्न भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन युग्मों में कर सकते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज बनाओगे उतना ही नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा, लेकिन आवेश फिर भी क्या रहेगा? संरक्षित। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अगला इसका एग्जाम्पल है आवेश के संरक्षण का। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये फोर्थ एग्जाम्पल है। ये हमारी एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इस एग्जाम्पल को बोलते हैं अपन द्रव्य का विनाश। क्या बोलते हैं? द्रव्य का विनाश। द्रव्य का विनाश होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे इसको? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का विनाश। इसमें क्या होता है कि लेबोरेटरी में, लैब में, देखिए आप हो गए सर लेबोरेटरी क्यों बोल रहे हो? आप कर सकते हो क्या कभी घर में बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को टक्कर करवा सकते हो क्या? तो अपने पास ऐसे सिस्टम नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये प्रयोग आपको लेबोरेटरी में ही करेंगे ये, और वो भी बहुत छोटे छोटे इसमें कोलाइडर होते हैं। ठीक है, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर होता है, तो कभी गूगल पे सर्च कीजिए, कभी यूट्यूब पे देख लीजिए, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर डाल के LHC मशीन, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत कुछ देखने को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और एक यहां पर आपको दिख रहा है पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है। जब इनको आपस में बहुत ही तीव्र वेग से टकराया जाता है, ये देखिए ये टकराए लैब में, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है पॉजिट्रॉन, ये इनकी क्या हुई? टक्कर हुई। बहुत तेजी से आते हुए टक्कर हुई, प्रकाश के वेग से आते हुए टक्कर हुई। तो जैसे ये टकराते हैं, ये टकराते ही ये दोनों नष्ट होकर गामा किरण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों थे द्रव्यमान, इनके पास द्रव्यमान था, और गामा किरण क्या है? ऊर्जा। तो यहां पर फिर से हमने क्या कर लिया? हमने द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, और वैसे ही हमने पिछले एग्जांपल में ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला था, लेकिन यहां पर फिर भी देखा जाए तो कुल आवेश कितना रहता है? 0 रहता है। कैसे? देखिए, या एनिहिलेशन से पहले, गामा किरण में परिवर्तन होने से पहले इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कितना था? माइनस का 1.6 10 की घात माइनस 19, और पॉजिट्रॉन के पास कितना था? प्लस का 1.6 10 की घात माइनस 19। कुल आवेश कितना था? 0। और गामा किरण के पास भी आवेश कितना होता है? 0। तो आवेश इस जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या रहता है? संरक्षित। तो यहां पे लिखते हैं कि जब प्रयोगशाला में द्रव्य का विनाश क्यों कहा? समझ में आ गया आपको? द्रव्य मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास क्या था? द्रव्यमान, और ये दोनों टक्कर करी और बन गया गामा रे। गामा रे के पास द्रव्यमान होता ही नहीं है, तो इन दोनों द्रव्य का क्या हो गया? यहां पर खत्म हो गए, इसलिए यहां पे बोला द्रव्य का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। जब प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉन
तथा पॉजिट्रॉन को तीव्र वेग से टकराया जाता है तो ये दोनों नष्ट होकर गामा किरण में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही द्रव्य का विनाश कहते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है। ओके, तो ये तो हमारी सारी बातें हो चुकी हैं आवेश के संरक्षण की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता क्या होती है? निश्चरता का मतलब है नहीं बदलना, कांस्टेंट रहना, ठीक है, नियत रहना। किसके साथ? निश्चरता। चरता का मतलब होता है परिवर्तित होना, निश्चरता का मतलब परिवर्तित नहीं होना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है, इसको बोलते हैं आवेश की निश्चरता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निश्चरता का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोई भी वस्तु होती है और उस वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी होता है, मान लीजिए m है, और इस वस्तु के पास आवेश है q, ठीक है, ये कोई वस्तु हमने ली, इसका द्रव्यमान m है और उस पर आवेश है q, और इस वस्तु को मैंने गतिशील कर दिया, गतिमान कर दिया। कितना गतिमान कर दिया? मैंने इसको 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान कर दिया। कितना किलोमीटर? 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से इस वस्तु को मैंने मोशन में ले आया और इसको मैंने मतलब गतिशील कर दिया। लेकिन ये जो स्पीड है ना, आप 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। अब आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, होती है ना। मीटर में अगर देखते हैं तो आपको ऐसे याद है ना सबको, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। तो मैं इसको गति करवा रहा हूं 1.5 लाख किलोमीटर से, मतलब प्रकाश की चाल की आधी चाल से मैं इसको गति करवा रहा हूं। प्रकाश की चाल को बोलते हैं अपन c बोलते हैं। तो मैं इस वस्तु को c/2 से गति करवा रहा हूं। यह बात आपको समझ में आई? ओके, मैं इस वस्तु को प्रकाश की चाल के आधे वेग से गति करवा रहा हूं। तो क्या होता है? तो आइंस्टीन जी कहते थे कि यदि कभी भी आप किसी वस्तु को प्रकाश की चाल से या प्रकाश की चाल के निकट चाल से, मतलब प्रकाश की चाल अगर 3 लाख है तो निकट मतलब 1.5 लाख भी निकट हो गया, 1 लाख भी निकट हो गया, ठीक है, 80,000 तक चलो मान लीजिए कि मतलब उसकी कोटि की होनी चाहिए। प्रकाश की चाल से ज्यादा चाल से तो कोई गति कर ही नहीं सकता। सबसे अधिकतम चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल ही होती है। तो प्रकाश की चाल के निकट मतलब 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल के निकट चाल से गति करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। यह कौन बताता था? आइंस्टीन। जैसे आप अभी 40 किलो के हो और आपको अगर मैं प्रकाश की चाल के आसपास गति करवा दूं तो आप हो जाओगे 60-70 किलो के। तो बहुत अच्छी बात है तो। लेकिन वापस जब नॉर्मल वेग में आओगे, ठीक है, जब वापस विरामावस्था में आ जाओगे तो वापस आपका वेग द्रव्यमान 40 हो जाएगा। ये आइंस्टीन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसको बोलते हैं आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी। और इसके हिसाब से जब भी कोई देखो, यहां पे लिखूंगा मैं सबसे पहले बात, आइंस्टीन के अनुसार ये बात लिखनी पड़ेगी। आइंस्टीन के अनुसार जब भी कोई वस्तु, जब
भी कोई वस्तु प्रकाश के वेग के निकट वेग से गति करती है तो उसका द्रव्यमान निम्न प्रकार बढ़ता है। तो उसका द्रव्यमान निम्न प्रकार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? इस सूत्र के हिसाब से बढ़ता है। m बराबर m0, ठीक है, बटे में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ये होता है। इस सूत्र के हिसाब से द्रव्यमान बढ़ता है। अब अपन ने अपनी वस्तु को कितनी चाल दी थी? अपन ने अपनी वस्तु को गति करवाया था प्रकाश की वेग की आधी चाल से, मतलब c/2 से। तो हम क्या करेंगे, हम इस v की जगह c/2 रख देंगे और देखेंगे हमारी वस्तु का द्रव्यमान कितना बढ़ा। तो जब वो विरामावस्था में थी तो मान लीजिए उसका द्रव्यमान m0 था, ठीक है। अब उसका वेग कितना हो गया? v बराबर कितना लिखा था? c/2। तो v का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? v का स्क्वायर करो दोनों तरफ, c स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करो 4। तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? c स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। और बटे में क्या पड़ा है हमारे पास? c स्क्वायर पड़ा है। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? m बराबर m0 1 माइनस 1/4। एक में से 1/4 माइनस करो, कितना आएगा? रूट का 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ये देखिए 3/4, 4 का रूट होता है 2 और 2 चला जाएगा अपने अंश में, तो 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.1। तो अगर कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल की आधी चाल से भी गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान 1.1 गुना बढ़ जाएगा। यदि कोई 40 किलो को है तो वो 44 किलो को हो जाएगा, प्रकाश की चाल की आधी चाल से गति कर रहा है। तो देखिए द्रव्यमान कितना है? 40 इंटू करो 1.1, कितना हो जाएगा? 44। ये बात आपको समझ में आई? कुल मिला के द्रव्यमान बढ़ रहा है अगर, ओके, तो द्रव्यमान बढ़ रहा है। लेकिन तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान जो भी था, मान लीजिए m0 था और ये प्रकाश की चाल की आधी चाल से गतिमान है, तो और इस पर आवेश कितना है? q, और द्रव्यमान m है। तो द्रव्यमान तो इसका बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। लेकिन इसी वस्तु पर अगर आप आवेश दोगे q, तो आवेश परिवर्तित नहीं होगा, चाहे इसकी चाल कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग के निकट वेग से गति करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, परंतु यहां लिखेंगे परंतु वस्तु को दिया गया आवेश, बहुत ही गहरी बात है, देखिए यहां पे, वस्तु को दिया गया आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर आपने पहले 2 कूलम आवेश दिया था और वस्तु प्रकाश की चाल के निकट गति कर रही है, तब भी उसका आवेश 2 कूलम ही होगा। द्रव्यमान तो बढ़ रहा है लेकिन आवेश नहीं परिवर्तित नहीं हो रहा है। परंतु वस्तु को दिया गया आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे उसका वेग कुछ भी क्यों ना हो, उसका वेग कुछ भी क्यों ना हो, आवेश अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। यही आवेश की निश्चलता है, आवेश अपरिवर्तित
रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम आवेश की निश्चलता। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो गुण है वो है, फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे और इसको लिखेंगे आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, योज्यता मतलब क्या हो गया, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। तो एडिटिविटी या योज्यता का मतलब क्या होता है? एडिटिविटी योज्यता का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी ये वस्तु है, अभी कुचालक सुचालक के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई भी वस्तु है, उसके अलग अलग बिंदु हैं। ये मान लीजिए वस्तु है या निकाय है, वस्तु भी बोल सकते हैं, निकाय भी बोल सकते हैं। ये उसका ए बिंदु है, ये उस वस्तु का बी बिंदु है, ये वस्तु का सी बिंदु है। ठीक है, तो ए बिंदु पर जो आवेश है वो मान लीजिए प्लस 1 माइक्रो कूलाम आवेश है ए बिंदु पर। बी बिंदु पे कितना आवेश है? प्लस 2 माइक्रो कूलाम आवेश है। और सी बिंदु पर आवेश है मान लीजिए माइनस का 6 माइक्रो कूलम। तो अलग अलग बिंदुओं पर एक वस्तु के इतना इतना आवेश है। तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? तो हम सीधे सीधे इस वस्तु को जो इन आवेशों को जोड़ दें तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 6 और प्लस का 3 आ जाएगा अपने माइनस का 3। तो कुल आवेश कितना आ जाएगा? माइनस का 3। इसे ही आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस नियम के अनुसार या इस गुण के इस अनुसार या आवेश की योज्यता के अनुसार यदि किसी वस्तु या निकाय के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कुछ आवेश रखे हों तो उस वस्तु या निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने सबको बीजगणितीय योग किया है। नॉर्मल जोड़ बाकी क्या कहलाती है? बीजगणित कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से इसको हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो लिखेंगे आवेश की योज्यता के अनुसार किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश उस वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रखे आवेश के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आवेश की योज्यता। बस बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल इतना सही है। ठीक है, तो इसके बाद एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि आवेश का वितरण किस प्रकार होता है, जो न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसी को पढ़कर आप आगे कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल, विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल, ठीक है, विद्युत फ्लक्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो सभी इन्हीं ये बेस है। कल को आपने ये 4 लेक्चर नहीं पढ़े, ठीक है, आप 3-4 लेक्चर कहोगे स्टार्टिंग के तो सर ऐसे ही है, क्या आवेश तो पेपर में तो आते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे फिर आगे वाला आपको समझ में नहीं आएंगे। तो एक एक लेक्चर जो बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक पूरा मोटिव के साथ बन रहा है कि भाई आगे से आगे
एक एक लेक्चर आपको पढ़ते चलना है, तभी आपको आगे से आगे लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये आवेश पर बिल्कुल लास्ट जो लेक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। आवेश का वितरण एक बार देख लीजिए, आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। आवेश का वितरण देखिए, तब दो प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल में बात आती है कि आवेश किसी कुचालक वस्तु पर वितरित है, ठीक है, या आवेश किसी सुचालक या चालक वस्तु पर वितरित है। तो क्या फर्क पड़ता है? जब भी देखिए, यहां पर मैं बताता हूं चालक, ये लेता हूं सबसे पहले मैं कंडक्टर। चालक मतलब कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? सुचालक क्या होता है? जिसमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं। और कुचालक क्या होता है? जो आवेशों को प्रवाहित अपने में से आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता, या प्रवाहित ही नहीं होने देता, वो होता है कुचालक मतलब इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुचालक पर आवेश नहीं उपस्थित होता, उपस्थित हो सकता है कुचालक पे भी आवेश, चालक पे भी आवेश उपस्थित हो सकता है, कुचालक पे भी उपस्थित हो सकता है, बस कुचालक में प्रवाहित नहीं हो सकता, ठीक है। उपस्थित होना अलग बात हो गई, प्रवाहित होना अलग बात हो गई। सुचालक या कुचालक में आवेश प्रवाहित हो सकता है, उपस्थित भी है और प्रवाहित भी है। इसमें उपस्थित हो सकता है लेकिन प्रवाहित नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कुचालक हो गया, कुचालक पे आवेश नहीं आ सकता, आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या आपको बात ध्यान रखनी है कि मान लो आपने किसी चालक पर यहां पर आवेश आपने दिया, ये आवेश दिया मान लीजिए, ठीक है, और आपने कुचालक को भी आवेश दिया। आपने कुचालक को ये धनात्मक आवेश दिया, आपने सुचालक के चालक को भी पॉजिटिव चार्ज दिया। अब क्या होगा? वितरण के अनुसार ये चालक अगर ये वस्तु अगर चालक है, तो ये आवेश इस पूरे चालक पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या बोला मैंने? समान रूप से वितरित, समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन अगर ये कुचालक है तो ये यहीं पर पड़ा रहेगा, समान रूप से वितरित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया था, अब ये धनात्मक आवेश पूरे चालक पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस 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 प्लस, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि चालक पर देखिए वितरित होता है आसानी से, और पूरे चालक पर समान रूप से वितरित होगा। लेकिन कुचालक पे आपने केवल यहां आवेश दिया तो यहां पर ही रह जाएगा, वो पूरे पर वितरित नहीं होगा। ये वितरण का नियम आपको याद रखना है। आई बात सबको समझ में? तो यहां पर इंग्लिश में बोलेंगे इस बात को कि वितरण को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और इंसुलेटर पर चार्ज होता है वो एक ही जगह पर प्रेजेंट रहता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। तो ये वितरण का, जो आवेश के वितरण का सिद्धांत है, ये न्यूमेरिकल वगैरह में काम आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की है किस बारे में? सबसे पहले संरक्षण के बारे में, फिर निश्चरता के बारे में, फिर योज्यता के बारे में, और फिर वितरण के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही बात करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।